हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद अनुराग में। बच्चों, क्लास 11th के लिए हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, जिसमें लास्ट क्लास तक हम लोगों ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ लिया था। उससे पहले हमने ऑर्बिटल्स जाने थे। आज एक ऐसा बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जिसके बिना केमिस्ट्री इनकम्प्लीट सी है, अधूरी सी है बेटा। मतलब अगर इस टॉपिक को आपने तैयार नहीं किया तो ना आप केमिकल बॉन्डिंग समझ पाएंगे, ना पीरियोडिक टेबल समझ पाएंगे, ना ब्लॉक समझ पाएंगे, ना ही आने वाले दौर में आप इवन रिएक्शंस कैसे होते हैं एटम्स के बीच में, ये सारी बातें आप समझने में बहुत ही प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं अगर इस टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया तो। ये टॉपिक है बेटा अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउस प्रिंसिपल, अफबाउ सिद्धांत। अफबाउ सिद्धांत ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है बेटा। अफबाउ, अफबाउ क्या है? ये जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड है एक, जिसका मतलब होता है टू बिल्डअप, जुड़ते जाना। तो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के भरे जाने का ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये जानकारी हमें मिलती है अफबाउ प्रिंसिपल से। इलेक्ट्रॉनों का भराव कक्षकों में कैसे होगा, ये हमें अफबाउ सिद्धांत बताता है। बात यह है, इसका सिर्फ एक लाइन का मतलब है कि जब भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में भरे जाएंगे तो ये लोअर एनर्जी लेवल से जाते हैं हायर एनर्जी लेवल में। हायर एनर्जी लेवल में मीन्स जब कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। तो ये निम्न ऊर्जा स्तर कौन सी होगी, उच्च ऊर्जा स्तर कौन सी होगी, इसकी जानकारी के लिए अफबाउ प्रिंसिपल में ही एक रूल आता है बेटा, N+L रूल, N+L नियम, N+L रूल। N क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, मुख्य क्वांटम संख्या होती है। क्वांटम नंबर्स हम आगे डिस्कस करेंगे। और L क्या होता है? सब्सिडियरी या एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। बात यह है, मुख्य क्वांटम संख्या और ये सब्सिडियरी द्वितीय क्वांटम संख्या एक प्रकार से हो गई। तो यहां या द्विगंशी क्वांटम संख्या भी बोलते हैं हिंदी में। तो है क्या ये चीज कि जैसे मान लो आपको पता लगाना है कि 4s की एनर्जी ज्यादा होगी या 3s की एनर्जी ज्यादा होगी। तो 4n की वैल्यू, एक बात आपको बता दें, n की जो वैल्यू है वो सीधे आप यहां जो नंबर कोई सबसे लिखा जाता है, जैसे 4s, 3s, 4p, 5s कुछ भी लिखा गया है, तो ये जो 4, 3, 5, 6 आप देख रहे हो, ये नंबर ऑफ सेल होता है। ये नंबर ऑफ सेल ही n बन जाता है। और l क्या होता है? l की वैल्यूज s के लिए 0 होती हैं, p के लिए 1 होती हैं, d के लिए 2 होती हैं और f के लिए 3 होती हैं। आगे इसको और हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो जैसे मान लो 4s है एंड 3p है, इन दोनों की एनर्जी आपको कंपेयर करनी है। N+L रूल ये कहता है जिस भी एनर्जी स्टेट का, जिस भी ऊर्जा स्तर का N+L वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। तो मान लो 4s की बात करें तो n की वैल्यू कितनी है? 4। l की वैल्यू कितनी है? s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 0। यहां पर n कितना हो गया बेटा? n की वैल्यू 3। अभी यहां 3s ही रहने दीजिए। और l की वैल्यू कितनी हो गई? 0। ऐड करिए N+L, यहां 4 आया, यहां 3 आया, किसका कम आया? 3s का। तो 3s की एनर्जी कम होगी, 4s की एनर्जी ज्यादा होगी। तो अगर N+L हमने जोड़ा दोनों का, जिसका कम आया, जिसका कम आएगा उसकी एनर्जी कम होने वाली है। लोअर द वैल्यू ऑफ N+L, लोअर विल बी द एनर्जी। बट एज्यूम अ केस वेयर N+L वैल्यूज आर सेम। आपने कंसीडर किया कि दो ऐसे केसेस हैं जिसमें N+L वैल्यू सेम है, तो वहां पर जिसका n कम होगा उसकी एनर्जी कम मिलने वाली है।
एग्जाम्पल अभी हमने एक लिख लिया था 4s एंड 3p होता मान लो, तो हम क्या करते हैं n की वैल्यू यहाँ पे 4, l की वैल्यू 0, यहाँ n की वैल्यू 3, यहाँ l की वैल्यू p के लिए l की वैल्यू p सबसेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1, दोनों के लिए 4 आ गया। बट n किसका ज्यादा है, यहाँ n 4 है, यहाँ n 3 है, तो 4s की एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो ये बातें हैं, n प्लस एल रूल बस इतना सा है कि जिसका n प्लस एल वैल्यू कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। मान लो n प्लस एल वैल्यू सेम आ गई, तब आप कहां से डिटरमाइन करेंगे, n की वैल्यू से डिटरमाइन करेंगे। जैसे मान लो आपसे पूछा गया 4p एंड 5s में किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो n की वैल्यू यहाँ 4, l की वैल्यू p के लिए होती है 1, यहाँ n की वैल्यू 5 एंड 0, तो n प्लस एल वैल्यूज यहाँ मिली 5 और यहाँ भी मिली 5 है, तो सेम आ गई। बट यहाँ n की वैल्यू 5 की ज्यादा है तो इसकी एनर्जी लेवल ज्यादा हो गया, 5s हायर एनर्जी लेवल हो गया, 4p लोअर एनर्जी लेवल हो गया, ये चीज है। तो इसके बाद आप समझ लेंगे कि इसी बेसिस पर n प्लस एल के बेसिस पे तमाम एनर्जी लेवल्स को अरेंज किया गया, तो कुछ इस तरह का ऑर्डर मिला। सबसे पहले 1s से कम कोई नहीं, फिर 2s, देन 2p, अभी इंक्रीज होते जाना है, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, फिर यहां से डिक्रीज होइए, 6s, 6p, 6d, यहां 6f नहीं, 7s, 7p, और क्या है आपको इंक्लिन लाइंस ऐसे, 1s में इलेक्ट्रॉन गया, 2s में, 2p 3s, 3p 4s, 3d 4p 5s, then 4d 5p 6s, 4f 5d 6p 7s, then 5f 6d 7p एंड ऑन। बस ये खत्म हुआ। मतलब आपको 1s के बाद कहाँ जाना है, 2s में, 2s के बाद आपको 2p में, 2p के बाद 3s, 3p 4s, 3d 4p 5s, 4d 5p 6s, 4f 5d 6p 7s, 5f 6d 7p, 118 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये गौर करने वाली बात है कि आप इस तरह से एनर्जी लेवल बढ़ते जाना। और क्या है, दूसरी बात यह है कि s में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, d में 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड f में 14 इलेक्ट्रॉन। फिर इलेक्ट्रॉन्स आप भरते चले जाइए, बस बात खत्म। एटॉमिक नंबर लिखिए, s में 2, p में 6, d में 10, f में 14, और ये रहा एनर्जी ऑर्डर जो कहां से डिफाइन किया गया, n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया गया है। तो आइए अब ये 118 एलिमेंट्स हैं, यानी कि हाईएस्ट एटॉमिक नंबर 118 वो कंप्लीट हो चुका है। कैसे भाई, s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 14 इलेक्ट्रॉन s के हो गए। p में 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये 36 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 1 2 3 4, यहाँ 40 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 1 2 28 इलेक्ट्रॉन हो गए। आप ऐड कर डालो सारा, 118 इलेक्ट्रॉन हो रहा है टोटल, जो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है आपका। तो यही वजह है कि आपको 7p पर आकर के रुक जाना है। तो चलिए हम लोग इसमें फिर कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कुछ। हम लोग हाइड्रोजन से शुरू करते हैं और इसी को कन्वर्ट करते रहेंगे हम लोग बोरबरी स्कीम में भी। यहां पर क्या है, हाइड्रोजन 1 नहीं बल्कि ये अब 1 एटॉमिक नंबर 1, तो ये 1s1 एक इलेक्ट्रॉन था, यहां ऊपर इलेक्ट्रॉन लिखे जाएंगे। हीलियम 2 1s2 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे इसको चाहो तो आप बोरबरी स्कीम, फर्स्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 हो गया। हीलियम में फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 हो गया।
अब फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाना या एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाना, मतलब ये क्या है, ये नोबल गैस हो गया, स्टार लगा दिया तो नोबल गैस हो गया। लिथियम की बात करिए, एटॉमिक नंबर 3 1s2, अब s में 2 से ज्यादा नहीं, तो फिर अब 1s के बाद क्या आया 2s, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते थे बट हमारे पास 3 ही है, तो 2s1। यहां पर देखिए फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन तो 2, सेकेंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन 1, या इसको नियरेस्ट नोबल गैस, लास्ट नोबल गैस हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन इतना है तो इसको ऐसे लिख सकते थे, हीलियम 2s1, ऐसे भी लिख सकते हैं। बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2, बोरबरी में कन्वर्ट करना चाहें आप तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन, या हीलियम के फॉर्म में लिखना चाहे तो ये कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम का, हीलियम 2s2। ऐसे ही चलो बोरॉन 5 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s3 नहीं, अब 2s2 एंड 2p1। अब यहां हमने कॉमा नहीं लगाया क्योंकि ये सेकेंड सेल का s ऑर्बिटल है, सेकेंड सेल का s सब सेल है, और ये सेकेंड सेल का p, दोनों सेकेंड सेल वाले हैं, तो कोई कॉमा नहीं लगाया हमने। बोरबरी में कन्वर्ट करना चाहें तो फर्स्ट सेल में देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 2 लिख दिया, सेकेंड में 2 एंड 1 3 इलेक्ट्रॉन। नोबल गैस के फॉर्म में लिखना चाहते हो आप तो ये नोबल गैस हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम 2s2 2p1, ये चीज हो गया। ऐसे ही आगे हम बढ़ाते चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका एटलीस्ट। अब देखिए क्या है, कार्बन 6 1s2 2s2 2p2, मीन्स फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स 2 4। हीलियम के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हीलियम 2s2 2p2। ऐसे ही नाइट्रोजन 7 तो 1s2 2s2 2p3, इन दोनों में आप कन्वर्ट कर लेंगे। ऑक्सीजन 8 1s2 2s2 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 to 4 4 8 2p4। फ्लोरीन 9 1s2 2s2 2p5। नियॉन 10 1s2 2s2 2p6। अभी देखिए फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8, हो गया नोबल गैस। वैसे भी p में 6 होना मतलब नोबल गैस, तो ये सेकेंड नोबल गैस रही हीलियम के बाद। अब इसको हीलियम के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, एक नोबल गैस को दूसरे नोबल गैस के फॉर्म में नहीं। इसके बाद बात करते हैं सोडियम की, सोडियम 11 1s2 2s2 2p7 नहीं, 6 से ज्यादा नहीं p में, तो हम क्या करेंगे 2p6, 2p में हो गया 6, 2d तो होता नहीं। अब आप 3s में आ जाते हैं, 3s के लिए बचा 1 इलेक्ट्रॉन। आप बोरबरी में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ 2 फर्स्ट सेल में, सेकेंड सेल में 8, थर्ड सेल में 1। आप हीलियम के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, नोबल गैस के फॉर्म में या अक्री गैस के रूप में लिखना चाह रहे हैं, ये अक्री गैस है, निष्क्रिय गैस। अब यहाँ 2p6 तक, यहाँ तक नियॉन है बेटा, तो इसको हम लिख सकते हैं नियॉन 3s1। ये फायदा होता है नोबल गैस। यहाँ आप नहीं समझ पा रहे होंगे क्यों हम हीलियम के फॉर्म में लिख रहे हैं, इतना बड़ा तो लिखना पड़ ही रहा है। लेकिन अब देखो इतने बड़े की जगह पर आपने केवल एक छोटा सा नियॉन लिख दिया और फिर बचा 3s1, तो इजी हो गया ये। ऐसे ही आप लिखते चलेंगे। अब हम बता रहे हैं क्लोरीन का, बाकी आप लिख लेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 17 है ना, अभी ये 10 12 3p5। बोरबरी में कन्वर्ट करना है तो 2, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 एंड थर्ड में 7 इलेक्ट्रॉन। नोबल गैस वाले में लिखना है तो यहां तक नियॉन हो गया, तो नियॉन 3s2 3p5। तो ये तीनों यहीं से निकल के आ रहे हैं बेटा। अब इसके बाद आर्गन की बात कर लीजिए, इसके बाद आर्गन की बात हम करते हैं।
आर्गन देखिए क्या है, आर्गन विद एटॉमिक नंबर 18, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ देखिए p में 6 हो गए, कंप्लीटली फिल्ड हो गया, तो ये भी नोबल गैस हो गई। बोरबरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं 2, सेकेंड सेल में 8, थर्ड सेल में भी 8, 2 8 8 हो गया, तो ये मसला रहा। अब इसके बाद पोटेशियम लिखना है 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको आप बोरबरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 8, थर्ड में 8 एंड फोर्थ में 2 इलेक्ट्रॉन। अभी एक बात आप लोगों को याद दिलाएंगे, या हो सकता है आपके दिमाग में क्लिक कर रही हो बात, कैल्शियम आर्गन में इसको बदलना चाहते हैं नोबल गैस के फॉर्म में, तो यहां तक आर्गन ही था, है ना, तो आप लिख देते हैं आर्गन 4s2, वेरी इजी, है ना। अब ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि इस इतने तक में आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन सेट होने वाला है, दैट्स इट। 1s2 2s2 2p6 3s2, सॉरी दिस वन इज 3s1 ना बेटा, गड़बड़ हो रहा था बेटा, सॉरी 3s1 4s1, तो ये 3s2 3p6 4s2 कैल्शियम में, तो यहां तक आर्गन और फिर यहां आया 4s2। फिर देखिए इसको लिख सकते हैं बोरबरी में 2 8 8 एंड अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। आपको याद होगा हमने बात की थी बोरबरी स्कीम में कि जब कभी भी सेकेंड सेल में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन रखने होंगे तो पहले आप लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रख लेते हैं। इसकी वजह यही है बेटा, सेकेंड आउटर मोस्ट में 8 से ज्यादा रखने से पहले आउटर मोस्ट में सबसे बाहर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए रखते हैं कि यही ये 4s वाला होता है बेटा, ऐसे ही 5s 6s वाले रहेंगे, क्योंकि अभी 3s 3p और 3 का d अभी बाकी है बेटा, इस वजह से यहाँ पर 4s रख लिया गया है कि थर्ड सेल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उसी के बाद में बीच में 4s आ गया, फिर 3d आएगा, तो ये 4s वाला यही 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये चीज हो गई। इसके बाद मान लो कैल्शियम हमें स्कैंडियम तक बढ़ना है, स्कैंडियम की बात हम कर लेते हैं। ये स्कैंडियम क्या है, 21, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, तो ये फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 और थर्ड में मत समझने भूल करिएगा कि 8 इलेक्ट्रॉन ही है, ये भी थर्ड सेल का ही है, डी सब सेल, तो ये 9 हो गए और ये फोर्थ सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये चीज। या आप आर्गन वाले टाइप में लिखना चाहे नोबल गैस, तो यहां से यहां तक हो गया आर्गन और ये हो गया 4s2 3d1 ये। इसके बाद बीच में आप टाइटेनियम वैनेडियम का लिखिएगा, क्रोमियम है 24, मिटाता हूं, फिर क्रोमियम और कॉपर का अलग से डिस्कस करना है आपको, और यहीं से आप समझेंगे बोरबरी में भी क्यों क्रोमियम और कॉपर को एक्सेप्शनल लिख लिया गया था। क्रोमियम 24, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, ये होना चाहिए था, ये थियरी के हिसाब से होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, यहां s से एक इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर कर देते हैं और लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, ये लिखते हैं एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है ये। अब इसको एक्सेप्शन हम लोग बोल देते हैं, मतलब अगर बोरबरी में हम कन्वर्ट करते हैं तो ये होना चाहिए था 2 8 2 6 8 एंड 4 12 1 2, लेकिन होता क्या है 2 8 6 2 8 5 13 1। अब वहां तो हमने सीधे बता दिया था कि आप ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, लेकिन यहां क्यों S2 से यहां पे S1 कर दिया गया और इसको D5 क्यों बना दिया गया। या कॉपर का आप समझो, कॉपर क्या है 29 है,
तो ये 1s2 2s2, अभी मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, वो जो ऐसे बनाया था कर्व टाइप का, वहीं से आ रहा है सब कुछ। 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, ये थियरी के हिसाब से होना चाहिए। तो बोरबरी वाले में थियरी के हिसाब से क्या होता है, 2 8 8 एंड 9 17 2, बट होता क्या है, यहां से फिर वही चीज ट्रांसफर एक इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। ये एक्चुअल होता है, ये वास्तविक वाला रहता है, ये सिद्धांत के हिसाब से। मतलब अगर क्रोमियम का पूछता है एग्जाम में आपसे तो आप ये लिख के आएंगे, कॉपर का पूछता है तो नीचे वाले, ऊपर वाले नहीं लिख के आने आपको। बोरबरी में कन्वर्ट करिए 2 8 18 1। अब मसला ये है कि ऐसा क्यों किया गया, ये D4 को D5 में क्यों बदला गया, या D9 को D10 में क्यों बदला गया। तो इसके पीछे की वजह आपको बताते हैं, ये आप पहले नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या जो कुछ भी करना है आपको, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ऐसे ही सिल्वर का आता है तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कॉन्फ़िगरेशंस। तो यहां पर क्या है, यहां आपके लिए समझने वाली बात ये है, अब ये एक्सेप्शन देखो, मैं बार बार कहता हूं कि एक्सेप्शन जैसी चीजें नहीं होती हैं। ये अलग बात है कि हमें नहीं पता है तो हमने एक्सेप्शन नाम दे दिया, हमें ये चीजें क्लियर नहीं है ना। क्लियर इस वजह से नहीं क्योंकि हम कभी लॉजिक जानना ही नहीं चाहते, हम बस ये जान लेते हैं भाई इसको D4 को D5 कर देना है। क्यों करना है अगर आपने समझ लिया तो आप ये नहीं कहोगे कि ये एक्सेप्शन है, बल्कि आप ये कहोगे हाँ भाई इसके पीछे एक लॉजिक है। तो लॉजिक ये है बेटा कि कोई भी एनर्जी लेवल, कोई भी ऊर्जा स्तर स्टेबल तब माना जाएगा, कोई भी सेल अगर लिखा ऑर्बिटल लिखा गया है तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तब होता है, स्थायी विन्यास तब होता है बेटा जब वो या तो इम्प्टी हो, पूरी तरह से खाली हो, या हाफ फील्ड हो, या फुल फील्ड हो। मतलब या तो पूरी तरह से रिक्त हो, आधा भरा हुआ हो, या पूरा भरा हुआ हो। अब आप समझो कि S में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, S2। तो अगर ये आधा रहेगा तो क्या हो जाएगा, S1, खाली रहेगा तो S0। P में क्या है, P6 P3 P0। D में क्या है, D10 D5 D0। F में क्या होगा, F14 F7 एंड F0। तो एक बात तो आप एक क्लियर रखो कि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस हैं, इनके अलावा जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे वो अनस्टेबल होंगे, अस्थायी होंगे। अब फिर वही सवाल उठता है कि D5 स्टेबल है, D4 क्यों नहीं है, D0 तो समझ में आता है भाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो काहे की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी तो एनर्जी आएगी। और 10 के 10 पेयर्ड हो गए तो बिल्कुल ही स्टेबल हो गए, उनकी एक दूसरे की एनर्जी को कैंसिल कर रहे हैं और स्टेबिलिटी दे रहे हैं। आप एक बात समझ लो, एनर्जी और स्टेबिलिटी हमेशा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जो जितना एनर्जेटिक होगा वो उतना ही अनस्टेबल होगा। जैसे आप यही एक एग्जांपल समझो, हम लोग इतने बड़े होते गए तो हमारी एनर्जी दिन ब दिन कम हो रही है। हमारे लाइफ में हमारी सबसे ज़्यादा सबसे कम कब होती है एनर्जी, कब कम होती है एनर्जी, जब एनर्जी कम होती होगी तो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती होगी। आपको लग रहा है जब आप सोते हैं तब एनर्जी कम होती है, नहीं, हमारी मिनिमम एनर्जी लेवल कब होता है, जब आदमी मर जाता है, उस वक्त हमारी एनर्जी क्या है, एकदम जीरो है। और स्टेबिलिटी पूरी दुनिया जगा रही है लेकिन अगला हिलने को तैयार नहीं अपनी जगह से, ये बात है बेटा। तो एक बात ये भी यहीं लगे हाथ समझ लीजिए कि स्टेबिलिटी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होती है। स्थायित्व तो तब ज्यादा होगा जब ऊर्जा कम होगी। ये सब हम क्रोमियम और कॉपर को एक्सप्लेन करने के लिए डिस्कस कर रहे हैं बाबू। तो ये इन दोनों में तो पता ही था कि स्टेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि यहाँ पूरी तरह से पेयरिंग हो गई और यहाँ पे क्या है, पूरी तरह से खाली है। अब D4 और D5 इस मसले से आप समझेंगे। देखिए है क्या, आप D4 बनाओ और D5 बनाओ, फिर देखो क्या हो रहा है। D4 अगर हम बना रहे हैं तो ऐसे बनाएंगे,
4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 और 5 ऑर्बिटल्स हैं जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। D5 बनाते हैं तो क्या, D5 अगर हम बनाएं तो कुछ इस तरह से 1 2 1 2 3 4 5। अब यहां देखो ये इलेक्ट्रॉन कहां कहां जा सकता है, यहां यहां यहां। एक इलेक्ट्रॉन से कितने एक्सचेंज मिले, 3 एक्सचेंज, 3 ट्रांजिशन समझ सकते हो, 3 बार विनिमय कर सकता है। तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, तो कितने हो गए 4 इंटू 3, कितने 12 टाइम में कूद फांद कर सकते हैं, ट्रांजिशन कर सकते हैं, ठीक है। और यहां क्या है 1 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन से कितने ट्रांजेक्शन्स मिल रहा है, 4 एक्सचेंज, 4 बार विनिमय मिल रहा है। तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन से कितने मिलेंगे, 5 इंटू 4 कितने 20 टाइम्स। यहां 12 टाइम कूद फांद हो सकती है, यहां पे कितनी बार 20 टाइम्स। तो जितनी बार ट्रांजिशन होंगे एनर्जी लॉस उतना ज्यादा होगा, जितना एनर्जी लॉस होगा स्टेबिलिटी उतनी ही क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी हमने आपको समझाया भाई, इनको इसमें टोटल 12 बार कूद रहे हैं लोग, जंप कर रहे हैं, यहां पे कितनी बार 20 टाइम्स। तो एनर्जी कब डाउन हुई, इस केस में D5 की एनर्जी कम है, यहां एनर्जी कम है, तो स्टेबिलिटी इसी की ना ज्यादा होगी। तो ऐसा कहीं भी आपको मौका मिले कि D4 हो, अब जैसे देखो हमने क्रोमियम लिखा, अब ये बात आपको क्लियर हो गई हो तो फिर से हम ले चलते हैं आपको क्रोमियम के पास और एक्सप्लेन करते हैं। अब ये इतना टाइम आप एक्सप्लेनेशन में ले रहे हैं तो इसका ये मतलब मत समझिएगा आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप एक ऐसा लॉजिक सीख रहे हैं बेटा जिससे केमिस्ट्री पर एक जो दाग लगा है कि रटने वाला या एक्सेप्शनल सब्जेक्ट है, तो ये एक्सेप्शंस नहीं है, आप समझिए। मैं बार बार फोकस करता हूं, इवन मैंने अपने इंट्रो में ये लिख रखा है चैनल के कि भाई केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट नहीं और एक्सेप्शंस का सब्जेक्ट नहीं है। तो ये जो दावा मैंने किया उसके लिए एविडेंस दे रहा हूं मैं कि नहीं केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट नहीं, बल्कि मैथ्स और फिजिक्स की तरह से आप इसको क्लियर भी करते हैं, समझते भी हैं अगर आपने कॉन्सेप्ट को ढूंढा तो जब आपने क्रोमियम लिखा 24 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, तो हुआ क्या, ये तो स्टेबल था क्योंकि फुल फील्ड था, ए स्थायी था, और ये क्या था अस्थायी था, अनस्टेबल था। अभी आपने देखा D4 अस्थायी है, तो हमने क्या किया, अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर कर दिया तो हमको मिला 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d5। अब मजेदार बात क्या है, 4s1 s1 भी स्टेबल था हाफ फील्ड होने की वजह से, और D5 भी स्टेबल था हाफ फील्ड होने की वजह से। दो के दोनों क्या हो गए, स्थायी हो गए। और यहां पर एक तो स्टेबल था लेकिन दूसरा अनस्टेबल था। तो क्रोमियम खुद को स्टेबल बनाना चाहता है, हर एक एटम बनाना चाहता है बेटा। ऐसे ही वहां पर क्या था, कॉपर के केस में 4s2 3d9 था, तो यहां से भाई ये स्टेबल ये अनस्टेबल, तो अगर हमने ट्रांसफर किया 4s1 3d10 तो ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल। वहां पे क्या था, ये स्टेबल था ये नहीं था, तो दोनों स्टेबल मिल गए। लास्ट जो सबसेल्स हैं, तो जितने भी 118 एलिमेंट्स का आप कॉन्फ़िगरेशन गेंद आपके पाले में है आप लिख डालिए, और ये समझिए कि जहां कहीं आपको ऐसी पॉसिबिलिटी मिल रही है कि D9 है और बगल में S2 है, तो S2 में से एक इलेक्ट्रॉन D9 को D10 बनाने में यूज कर लो, ये कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। वो एटम अपनी बेहतरी के लिए अपने स्टेबिलिटी के लिए ऐसा कर रहा है बच्चों। तो ये क्रोमियम कॉपर तो इंपॉर्टेंट है ही, आगे भी ऐसे जो भी मिलेंगे आप रटने की बात नहीं है कि लिस्ट बना लो हाँ हाँ ये एक्सेप्शंस है, नहीं, उसके पीछे का लॉजिक आपको समझा दिया। और ये रहा अबाव प्रिंसिपल की क्लास। अबाव प्रिंसिपल की क्लास के बाद आप ऑलमोस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म ही कर चुके हैं। पाउलीज और हुंड रूल समझ लेते हैं, बड़ा मजा आएगा आने वाले क्लास में। फिर एक बहुत ही मेजर चैप्टर खत्म हुआ जो केमिस्ट्री की बैकबोन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसको तैयार कर डालिए बच्चों, हमारे साथ बने रहिए।
वीडियोस देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और मुझसे कुछ बच्चों ने पर्सनल लेवल पे फ़ोन नंबर वगैरह से व्हाट्सएप चैट वगैरह में बात की कि सर हम आपके वीडियोस देखते हैं। तो ऐसे बच्चों से एक गुजारिश ये है बच्चों कि अगर आप वीडियोस देखते हैं, आपको अच्छी लगती हैं, तो आप यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे कमेंट करिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आपके लिए वो कितना मददगार है ना। तो बने रहिए हमारे साथ बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।